हेलो एवरीवन, आधुनिक पाठशाला के इस मंच पर एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम आव्यूह या मैट्रिक्स विषय के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे कि मैट्रिक्स से क्या होता है, इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले मैट्रिक्स क्या होता है, इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण आप देखें कि जब सुबह को विद्यालय में प्रार्थना होती है तो हम क्या करते हैं, कक्षा की वाइज अपनी लाइन बना लेते हैं। तो हम इस तरह से कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और इस तरह से वो पूरी कक्षा के छात्र बने होते हैं, यानी एक के पीछे एक लगते चले जाते हैं। या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर किसी सेना में जवानों को खड़ा किया जाता है तो वो पंक्ति वाइज खड़े होते हैं। तो वो इस तरह से जो एक समूह बना या जो पंक्तियों और स्तंभों का जिस तरह से हम प्रयोग करते हैं, ठीक उसी तरह से संख्याओं को पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित करने पर जो आयताकार सारणी बनती है, यानी आपने बच्चों को खड़ा किया या सेना के जवानों को खड़ा किया तो वो एक आयताकार सारणी बनती है, उसे हम आव्यूह कहते हैं। अर्थात आव्यूह क्या है कि कुछ जवान हैं या कुछ बच्चे हैं या कुछ वस्तुएं हैं या कोई संख्याएं हैं, उन्हें हम आव्यूह के रूप में या आयताकार के रूप में व्यवस्थित करते हैं, उसी को हम आव्यूह कहते हैं। मान लें कि यदि mn संख्याएं हैं, mn संख्याएं हैं और m क्या है, उसमें पंक्ति है, और n क्या है, उसमें स्तंभ है, यानी m पंक्तियां हैं और n स्तंभ है। इसे अगर हम एक आयताकार सारणी में व्यवस्थित करते हैं तो वो कुछ इस तरह से बना हुआ आता है। इसी को हम आव्यूह या मैट्रिक्स कहते हैं। इस व्यवस्थित क्रम को आव्यूह कहते हैं। और इसमें जो पंक्तियां होती हैं, उन पंक्तियों को और स्तंभों को दोनों को गुणा कर दें तो वो उस आव्यूह के अवयव की संख्या को पता लग जाती है, यानी उसमें कितने अवयव हैं, पंक्ति और स्तंभों को आपस में गुणा कर दें। अर्थात अगर हम ये कह दें कि ये एक आव्यूह है तो इसमें ये इस तरह से ये पंक्तियां हैं, यानी पहली पंक्ति तो ये हो गई, दूसरी पंक्ति तो ये हो गई, तीसरी पंक्ति तो ये हो गई। इसी तरह से बढ़ाते चले जाए तो नीचे mवीं पंक्ति तो ये हो गई, यानी क्षैतिज के समानांतर को हम पंक्ति कहते हैं। और जो ऊपर से नीचे को चलते हैं तो वो स्तंभ कहलाते हैं। पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, चौथा स्तंभ, और ये इस तरह से स्तंभ कहलाते हैं। पंक्ति को अंग्रेजी में रो कहते हैं। तो पहली पंक्ति हो गई इसलिए रो 1 हो गया, दूसरी पंक्ति हो गई इसलिए रो 2 हो गया, और रो के पहले अक्षर R से हम इसे प्रदर्शित करते हैं। R का मतलब हो गया रो यानी पंक्ति। तो पहली पंक्ति हो गई तो R1, दूसरी पंक्ति हो गई तो R2, तीसरी पंक्ति हो गई तो R3, और n भी पंक्ति हो गई तो Rn, m भी पंक्ति हो गई तो Rn। इसी तरह से जब ऊपर से चलते हैं नीचे को या नीचे से चलते हैं ऊपर को तो इनको हम कहते हैं स्तंभ, और स्तंभ को अंग्रेजी में कहते हैं कॉलम। जब कॉलम कहते हैं तो कॉलम को का अक्षर है C, तो पहले इसको प्रदर्शित करेंगे C से, तो ये क्या हो गया, C1, C2, C3, C4, C5, Cn। इनको अगर हम एक वाक्य के रूप में लिखें तो सबसे पहले इसको प्रदर्शित, तो अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर से हम इसे प्रदर्शित करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर ए से प्रदर्शित किया। इसे ब्रैकेट, चाहे हम छोटी ब्रैकेट लिखें चाहे हम बड़ी ब्रैकेट लिखें, इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। आमतौर पर बड़ी ब्रैकेट के रूप में ये प्रदर्शित होता है।
और इसको ये जो मान है इन मानों को हम ए कह सकते हैं आई और जे। आई क्या हो गया, पंक्ति हो गई, और जे क्या हो गया, कॉलन हो गया। तो यहां पर ए आई जे ये इसका संक्षिप्त रूप हो गया, और एम गुणा एन क्या है, कोटि है। यानी ये किस कोटि का आव्यूह है वो हम किससे लिखेंगे, एम गुणा एन कोटि का। तो अब इसमें हमारे सामने दो तीन चीजें आएंगी। पहला क्या होगा कि अवयव, ये जो मान है इसे हम अवयव बोलते हैं इन मानों को। तो ये एक अवयव, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इस तरह से ये सब अवयव कहलाते हैं। और इस तरह से पंक्ति कहलाती है। तो हमने इसको सामान्य रूप में प्रदर्शित किया है। यानी ए बन बन, क्या मतलब है, ए बन बन यानी पहली पंक्ति का पहले स्तंभ का मान है ये ए बन टू, क्या मतलब है, ए पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ है। ए बन 3 या 13 क्या हो गया, ए कौन सा है, पहली पंक्ति का तीसरा स्तंभ है। और ये इस तरह से पहली पंक्ति का nवां स्तंभ है। अगर हम इसकी बात करें तो ये आ गया A21, देख रहे हैं पहले ए बन था, यहाँ पे 21 है, इस सब में बन आएगा आखिर में, और ये सब बदलते चले जाएंगे। A21 क्या मतलब है, 2 क्या है, दूसरी पंक्ति, और बन क्या है, पहला स्तंभ। A22 क्या हो गया, दूसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ का अवयव है ये, और ये दूसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ का अवयव है ये। इस तरह से हम इनको पहचान करते हैं। ए आई जे, एम गुणा एन कोटि का ये आव्यूह हो गया। अब हमें अगर किसी की कोटि पूछनी है, या किसी की पंक्ति पूछनी है, या किसी का स्तंभ पूछना है, तो हम इसमें बड़े आराम से समझ सकते हैं कि निकाल सकते हैं कि ये कौन सी कोटि का है और आव्यूह है, कौन सी पंक्ति का अवयव है, या कौन से स्तंभ का अवयव है। इस वीडियो इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एक आव्यूह दे रखा ए बराबर 3 1 2 -3 4 4 -5 6 7 4 3 में इन प्रश्नों के उत्तर देने। पहला प्रश्न क्या है, पंक्तियों की संख्या, यानी इसमें कुल कितनी पंक्तियां हैं। तो पंक्तियों को हम इस तरह से गिनते हैं, तो 1 2 इस तरह से, और 3, यानी पंक्तियों की संख्या कितनी है इसमें, 3। स्तंभों की संख्या कितनी है, स्तंभ गिनते हैं ऊपर से नीचे, 1 2 3 4, तो स्तंभ कितने हुए, 4। अगला प्रश्न इसमें पूछा गया है आव्यूह का क्रम क्या है। तो क्रम में क्या करते हैं, पंक्तियों और स्तंभों को गुणा में लेते हैं। यानी इसका क्रम क्या हो गया, 3 गुणा 4, यानी इसका जो आव्यूह है उसकी जो कोटि है वो 3 गुणा 4 की है। और इस तरह से पूछा है अवयवों की कुल संख्या कितनी है। अवयवों की कुल संख्या 3 और 4, यानी पंक्तियों और स्तंभों को गुणा कर देते हैं तो वो बन जाता है, यानी 3 गुणा 4, 3 पंक्तियां और 4 स्तंभ बराबर हो गए 12। और इसमें अगले में A12, यानी A12 का मतलब A12 का मान कितना होगा। तो 12 का मान कितना होना चाहिए, क्या मतलब है, पहले इसका मतलब पता हो हमें। यानी पहली पंक्ति का दूसरा अवयव, पहली पंक्ति हो गई, दूसरा अवयव ये हो गया -3। A32 इसका क्या मतलब है, तीसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, तो तीसरी पंक्ति होगी और दूसरा अवयव ये हो गया स्तंभ, तो इस अवयव का मान हो गया 0। और ये 23 का मान कितना हो गया,
A23 का मतलब क्या हुआ? दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। दूसरी पंक्ति ये हो गई और तीसरा स्तंभ ये हो गया। इसका मान हो गया -5। A34 इसका मतलब क्या हो गया? तीसरी पंक्ति का चौथा स्तंभ। तीसरी पंक्ति हो गई और चौथा स्तंभ ये हो गया, यानी 3। इस तरह से हमें पंक्तियों का, स्तंभों का, अवयवों का, अवयव की कोटि का और अवयव का मान कैसे निकालते हैं ये हमें ज्ञात हो गया। अगर हम आपसे ये पूछा जाए कि उस अवयव में कोटि क्या होगी या उस अवयव की कोटि क्या होगी जिसमें अवयवों की कुल संख्या 12 है, ये भी पूछ सकता है। अवयवों की संख्या दे रखी है और कोटि पूछ सकता है, तो हम इसको कैसे करेंगे? सीधा सा मतलब है 12 के कोटि क्या क्या हो सकती है। 12 के जितने गुणनखंड होंगे उसकी कोटि उतनी ही होगी। यानी अगर हम पूछने लगे कि 12 जिसमें अवयव है उसकी कोटि कितनी होगी, तो 12 के गुणनखंड होंगे 12 गुणा 1, एक तो ये हो गया। एक इसका उल्टा हो जाएगा, 1 गुणा 12। दूसरा क्या हो सकता है? 12 को अगर हम और दें तो 6 गुणा 2 ये हो सकता है। और दूसरा क्या हो सकता है? 2 गुणा 6 ये भी हो सकता है। फिर क्या हो सकता है? 3 गुणा 4 ये भी हो सकता है और 4 गुणा 3 ये भी हो सकता है। यानी जिसके 12 अवयव हों उसमें इस कोटि के अवयव हो सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि अवयव कितने प्रकार के होते हैं और उनको किस प्रकार से हम याद रखेंगे और कैसे हम उसको समझना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।